Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Last time we were discussing about introduction of mechanics of material 1, in which first we have studied about science and its branches. Then later on we have gone through branches of engineering mechanics. कुछ इस तरह का हमने ट्री जो है ना वो डिफाइन किया था। ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो डिटेल्ड ब्रांच ट्री है वो हमने डिस्कस की थी कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशन या इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह का है कि ये एक ऐसी स्टडी है इन विच वी स्टडी फोर्सेस एंड इट्स अफेक्ट्स ऑन बॉडीज़। ठीक है। जो ज़ाहिरी बात है कोई भी दुनिया की चीज़ वो किसी फोर्स के नतीजे में ही उसमें किसी ना किसी भी किस्म की चेंज आती है। वो कोई ना कोई फोर्स रीज़न होती है, चाहे वो हिडन हो या चाहे वो शो हो रही हो, तो किसी फोर्स की वजह से ही हमेशा उसमें चेंजिंग आती है। तो उस फोर्स की स्टडी और उस फोर्स की वजह से होने वाली चेंजिंग्स की स्टडी को ना बेसिक बॉडीज़ के ऊपर उसकी स्टडी को बेसिकली मैकेनिक्स बोला जाता था, जो आप पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो बॉडीज़ फर्दर हमने दो हिस्सों में डिवाइड की थी, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। तो उसी के मुताबिक उसकी डेफिनेशन भी चेंज हो गई कि सॉलिड बॉडीज़ के ऊपर लगने वाली फोर्सेस और उसमें आने वाली चेंजिंग्स को जो है की स्टडी को हम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स बोल देंगे। इसी तरह फ्लूइड्स पे लगने वाली फोर्सेस और फ्लूइड्स में आने वाली चेंजिंग्स की स्टडी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड्स बोलेंगे। इसके आगे डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड्स होने की वजह से डिफरेंट ब्रांचेस फर्दर डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है। इसी तरह सॉलिड्स आगे कुछ सॉलिड्स रिजिड होते हैं, कुछ डिफॉर्मेबल हमने बात की थी। ठीक है। तो उन्हीं रिजिड बॉडीज़ के ऊपर लगने वाली फोर्स जो होती है, या तो बॉडी रेस्ट हालत में रहती है या मूव करती है। जो मूव करती है या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करती है या फिर कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ या वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ, व्हाटएवर। ठीक है। तो उसी लिहाज से इसके दो जो है ना डिवीजन्स हो जाती थी। ठीक है। रिजिड बॉडीज़ की दो डिवीजन्स हो जाती थी, एक स्टैटिक्स और एक डायनामिक्स। स्टैटिक्स जिसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर इक्वल टू ज़ीरो होती हैं। ठीक है। या तो रेस्ट हालत में या कांस्टेंट वेलोसिटी केस। इसी तरह डायनामिक्स आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कि जिसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब बॉडी या तो ऐसा ऐसा मूव कर रही है, कोई रिजल्टेंट कंपोनेंट फोर्स का बनता है। ठीक है। तो आगे डायनामिक्स फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक ऐसी जिसमें विदाउट हैविंग एनी कंसर्न ऑफ फोर्सेस वी ट्राई टू फाइंड काइनेमेटिक क्वांटिटीज़, मतलब जो अफेक्ट्स हैं, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है। ये जो चीज़ें हैं, और इसी तरह एस भी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी। तो ये जो इफेक्ट्स हैं इनको फाइंड आउट करने की कोशिश करना विदाउट हैविंग एनी कंसर्न विद कंसर्न ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस। क्योंकि कोई भी ये इफेक्ट्स एस, वी, टी एंड ए, ये जो इफेक्ट्स हैं ना, ये इनकी रीज़न पीछे फोर्स ही थी। लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें फोर्स का अंदाज़ा नहीं होता। जैसे लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल्स दी थी, एयरप्लेन्स जो है ना वो उड़ रहे होते हैं, उन पे बहुत सारी रैंडम फोर्सेस लग रही होती हैं। सैयारे बहुत सारे गर्दिश कर रहे होते हैं, अपने एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, बट वी डोंट नो अबाउट एग्जैक्टली अबाउट द फोर्सेस विच आर बीइंग इम्पोज ऑन दैट प्लैनेट्स। ठीक है। तो वो उनको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको डील किए बगैर, उन अप्लाइड फोर्सेस को देखे बगैर या उनके साथ कोई कंसर्न रखे बगैर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना कि एक सैयारा इस वक्त पर इधर है तो अगले वक्त में वो कहाँ पहुँचेगा, एक साल बाद कहाँ पहुँचेगा। प्लेन जो है ना वो अभी इस वक्त इधर है तो अगले एक घंटे में वो मैक्सिमम कहाँ पर चला जाएगा। शिप्स को लोकेट करना, ये जो लोकेशंस वगैरह है ना, आपने स्टैटिक्स में इसको पोजीशन कोऑर्डिनेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों को आपने देखा था। तो वो काइनेमेटिक्स में ज़्यादातर चीज़ें देखते हैं। इसी तरह काइनेटिक्स जिसमें फोर्सेस को आप डील करते हैं,
ठीक है। तो ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है रिजिड बॉडीज़ की, बेसिकली जो आप स्टैटिक्स डायनामिक्स पढ़ते हैं तो आपने याद रखना है डैट इज़ रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, नॉट डिफॉर्मेबल बॉडीज मैकेनिक्स। तो डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स में जब फोर्स लगती है तो बॉडी इज गोइंग टू बी डिफॉर्म। ठीक है। तो आइदर इट इज़ गोइंग टू बी डिफॉर्म इन इलास्टिक रेंज और इधर इट इज़ गोइंग टू बी डिफॉर्म इन प्लास्टिक रेंज। लास्ट टाइम तक का हमारा ये टॉपिक था। फिर फर्दर हमने थोड़ी सी एक बात को छेड़ा था, जो कि असाइनमेंट में हमने एक क्विज दिया था। इधर स्ट्रेस इज़ द रीज़न ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन इज़ द रीज़न ऑफ स्ट्रेस। ठीक है। तो इनकी डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी आपस में जो रिलेशन है उसको हमने देखा था कि वो किस तरह होता है। तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स का इश्यूज थे, कुछ को अभी तक वो बात ठीक तरह से पिक नहीं हो पाई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो नेट सर्फिंग की आदत है। तो नेट्स पर बहुत सारी जो है ना डाइवर्स नॉलेजेस वो पड़े हुए हैं। ठीक है। हर एक ने अपना माइंड शेयर किया हुआ है। ठीक है। एक तो ये याद रखें हमेशा कि जिस तरह आप रूटीन लाइफ में देखते हैं कि सुनी सुनाई बात पे यकीन भी नहीं कर लेना चाहिए ना फॉरवर्ड करनी चाहिए। ठीक है। तो इंटरनेट ख़ास कर ये बहुत बड़ा जो है ना वो एक किस्म का हम इसके लिए वर्ड में यानी झूठा वर्ड नहीं मैं यूज़ करना चाह रहा कि अनऑथेंटिक जो है ना नॉलेज वो भी इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। तो नेट सर्फिंग की आदत से मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि उससे इज्तनाब करें, बल्कि वो उसको बढ़ाएं। बट क्वालिटी नेट सर्फिंग को देखना एक बहुत बड़ा जो है ना वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये आप हम लोगों को सबको आनी चाहिए कि किस तरह हम ऑथेंटिक सोर्सेज वाले कंटेंट्स को देखें। ठीक है। तो इन चीज़ों को हमेशा याद रखिएगा कि कोशिश किया करें या तो बुक्स नेट से ना बुक्स से डाटा लिया करें, या फिर पब्लिश्ड डाटा जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वहाँ से लिया करें। या एट लीस्ट अगर आपने सुनी सुनी बात लेनी है ना, एटलीस्ट किसी पीएचडी स्कॉलर, एटलीस्ट पीएचडी, इवन आई एम आल्सो नॉट अ पीएचडी, मतलब मेरी भी अभी तक पीएचडी क्लियर नहीं हुई, लेकिन स्टिल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि किसी बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी के बड़ी अच्छे से प्रोफेसर का के नॉलेज यानी कि उसकी वीडियो लेक्चर में अगर कोई बात करता है तो उसको कम अज़ कम लाजमी सुना करें। बुक सबसे पहले प्रेफरेंस दें, फिर रिसर्च पब्लिश जो रिसर्च टॉपिक्स होते हैं उनमें से डाटा लिया करें। जो रैंडमली वैसे गूगल पे आंसर क्वेश्चंस में चीज़ें पड़ी हुई होती हैं उनको सुने लाजमी, उनसे अपना माइंड लाजमी ग्रूम करें, लेकिन उनको अथेंटिसिटी के तौर पे मत कंसीडर करें, उनको वेरीफाई ज़रूर करें। अब मैं वो जो आपको लास्ट टाइम काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बार बार रिपीट किए थे उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे अपने कंटेंट्स पे बात करते हैं। कि लास्ट टाइम हमने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स एमएमटी इसको बात की थी कि ये कहाँ पे हमारी ट्री में ये कहाँ पर लाई करता है। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स जो है ये हम याद रखिएगा कि ये विद इन मटीरियल हमने इसकी ना मैकेनिक्स को स्टडी करना होता है, यानी कि फोर्सेस एंड इट्स अफेक्ट, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स अफेक्ट। तो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के ऊपर लगने वाली फोर्सेस कितनी है और उसकी वजह से होने वाला अफेक्ट। अब डिफॉर्मेबल बॉडी है नाउ, अब ये डिफॉर्मेबल बॉडी है तो इसके अफेक्ट्स भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन की शक्ल में होंगे, यानी कि स्ट्रेन की शक्ल में होंगे, स्ट्रेस की शक्ल में होंगे। तो इस तरह इसके अफेक्ट्स विद इन मटीरियल होंगे। रिजिड बॉडी के इफेक्ट्स बाहर होते हैं, उसकी पोजीशन चेंज होगी, वेलोसिटी आएगी, एक्सेलरेशन आएगी, लेकिन डिफॉर्मेबल बॉडीज पर लगने वाली फोर्सेस के इफेक्ट्स विद इन मटीरियल होंगे। इसीलिए या तो वो इलास्टिक रेंज के अंदर अफेक्ट देगा या प्लास्टिक रेंज के अंदर इफेक्ट्स देंगे। ठीक है। तो हम अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि आया कि फोर्स लगने की वजह से पहले स्ट्रेस जनरेट होती है या स्ट्रेन होती है। इस कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनको ऑलरेडी पिक हो गया हुआ है वो ये बात रिपीट करना थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ज़रा शॉर्ट बात करके इसको फर्दर क्लियर कर दूँ। हमने बात की थी
हमने एक कंसीडर किया था केस कि लेट्स सपोज एक ब्लॉक है, ठीक है, एक कोई भी मटेरियल, मेटल, वट कोई भी किसी भी चीज़ का एक ब्लॉक है, उसके ऊपर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो अगर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं तो इस ये मटेरियल हो सकता है कि ये एक्सटेंड हो, अलोंगेट हो इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर ये एक्सटेंड हो रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर मौजूद सारे पार्टिकल्स आपस में एक्सटेंशन या एक्सटेंड होने की कोशिश कर रहे हैं। हम इसके अंदर मौजूद दो एटम्स को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज ये दो एटम्स हैं जो आपस में किसी बॉन्डिंग के ज़रिए अटैच हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर, इनके न्यूक्लियस, बेसिकली ये फोर्स जो होती है जो एक्सटर्नली हम अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स इनके न्यूक्लियस के ऊपर लगती है, क्योंकि सारे का सारा मैटर ऑलमोस्ट एटम का वो न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जब फोर्स लगती है, एक न्यूक्लियस पे राइट की तरफ, एक न्यूक्लियस पे लेफ्ट की तरफ, ये जब फोर्स लगेगी तो बेसिकली होगा क्या कि ये न्यूक्लियस जब फोर्स लगी तो ये न्यूक्लियस अपनी पोजीशन से, जो डी पोजीशन थी इसकी, ठीक है, डी डिस्टेंस था, इस डिस्टेंस से थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अप्लाइड फोर्स जितनी लगाएंगे उसी के अकॉर्डिंगली ये दूर होने की कोशिश करेंगे। जैसे ही ये अपने न्यूट्रल एनर्जी लेवल के डिस्टेंस से दूर होने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जैसे ही दूर होंगे अभी, ठीक है, थोड़ा सा दूर होंगे तो फौरन इनको ये सेंस करेंगे कि भाई हमारी बॉन्डिंग जिस मिनिमम एनर्जी लेवल डिस्टेंस पर है, मिनिमम एनर्जी लेवल डिस्टेंस मतलब एटम्स आपस में एक दूसरे को उस लेवल के ऊपर सेट करते हैं जहां पर वो एक दूसरे के साथ कोई जोर आजमाई ना कर सकें। वो अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल डिस्टेंस के ऊपर सेट किया हुआ होता है उन्हें। जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, मतलब उसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो उसको अपोज करते हैं, वो डिस्टेंस को चेंज नहीं होने देते। लेकिन अगर हम इसके डिस्टेंस को चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे, अगर इसको इन दोनों एटम्स को एक दूसरे से दूर करेंगे, जैसे कि ये नीचे शो हो रहा है, ठीक है, तो ये जैसे दूर करेंगे वो सेंस करेंगे कि भाई मेरा पार्टनर, माई पार्टनर इज गोइंग टू बी फार अवे फ्रॉम मी। तो वो क्या करेगा, दोनों एटम्स एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे और अपने नेबर पार्टिकल को वापस लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सीक्वेंस आप जहन में रखें, आपको मतलब हम देखें कि पहले हमने फोर्स लगाई, देन वी आर गोइंग टू डिस्टर्ब इट्स डिस्टेंस, देन द एटम्स आर गोइंग टू रिएक्ट, ठीक है, दैट डिस्टेंस, दैट चेंज, तो वो वापस लाने की कोशिश करेंगे। अगर तो हम फॉर एग्जांपल हमने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई इनके ऊपर, 100 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, ये पहले अपने आप को मिनिमम एनर्जी लेवल पर डिस्टेंस पे सेव रखते हैं। तो जैसे ही हमने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, ये थोड़े से एक्सपैंड हुए, ठीक है। लेट्स सपोज पहले 5 यूनिट डिस्टेंस था, अब 8 यूनिट डिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये 8 यूनिट अभी डिस्टेंस हुआ, उस वक्त इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाई, इन्होंने भी 100 न्यूटन अब वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे ही अंदर 100 न्यूटन जनरेट होगी, बाहर हम खींचने की कोशिश कर रहे हैं 100 न्यूटन से, अंदर भी 100 न्यूटन जनरेट होगी, तो ये उस जगह पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये उस जगह पर रुक जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही केस है कि आपने एक रबर बैंड को पकड़ा हुआ है, एक रबर बैंड है, उसको हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, कोई फोर्स लगाते हैं, हाथ से खींचते हैं, तो वो रबर बैंड काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लेट्स सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगाई रबर बैंड के ऊपर और 10 न्यूटन लगा के रखी थी, ठीक है। लेकिन आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई एक हाथ से, तो वो एक्सटेंड होता गया और एक पॉइंट आता है कि जितनी आपने जोर लगाया उतने जोर से वो एक ख़ास डिस्टेंस पर खड़ा हो जाता है इलास्टिक, ठीक है, या रबर उस जगह पर खड़ा हो जाता है। उससे ज़्यादा ओपन करने के लिए आपको मज़ीद ज़ोर लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पर वो खड़ा हो गया है, वहाँ पर इसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अब 10 न्यूटन फोर्स से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं,
जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के साथ बैलेंस आउट हो गई है। इस वजह से इलास्टिक एक ख़ास लेंथ पर जाके खड़ा हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही हम अपने हाथ को छोड़ते हैं, ये 10 न्यूटन फोर्स को रिमूव करेंगे, अप्लाइड 10 न्यूटन फोर्स को, तो इलास्टिक इसी अपनी 10 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह सेम केस इसमें है कि जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो ये पार्टिकल्स दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और जैसे ही हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे ये अपने ओरिजिनल शक्ल में वापस चले जाएंगे। ठीक है, ये अगर इलास्टिक रेंज के अंदर अंदर हमने इसको छोड़ दिया है तो ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएंगे। जैसे रबर अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है, इसी तरह आप किसी एक स्प्रिंग को प्रेस करें, वो भी अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। ठीक है, फोर्स जब आप हाथ से छोड़ेंगे या स्प्रिंग को खींचेंगे तो उसको छोड़ेंगे तो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। इसी तरह स्टील की एक स्ट्रिप लें, उसको थोड़ा सा बेंड करें, या आपके घर में नाइफ है, ठीक है, किचन में छुरी है ना, उसके ब्लेड को बेंड करें। ठीक है, वो थोड़ा सा बेंड होगा, ठीक है, तो उसको छोड़ेंगे वो फिर अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप जब तक उसको बेंड करके रखेंगे, फोर्स उस पर लगा के रखेंगे, वो डीफॉर्म रहेंगे, उसके अंदर मटेरियल के अंदर के पार्टिकल्स थोड़ा सा उसके न्यूक्लियस दूर रहेंगे। ठीक है, तो वो दूर रहेंगे तब तक जब तक आपने अप्लाइड फोर्स उनके ऊपर लगा कर रखी हुई है। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाइड फोर्स छोड़ेंगे वो नाइफ आपका ओरिजिनल शक्ल में ब्लेड उसका वापस आ जाएगा। तो ये याद रखें, जब हम पहले फोर्स लगाते हैं इसके न्यूक्लियस दूर होते हैं, यानी कि पहले नंबर पे फोर्स लगाई जाती है, उसका रिएक्शन होता है कि न्यूक्लियस दूर होते हैं, जिसको हम स्ट्रेन के साथ रिलेट करते हैं कि चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ठीक हो गया। तो जैसे ही स्ट्रेन होती है तो जो हमारे एटम्स होते हैं थर्ड नंबर पे, वो फ़ौरन स्ट्रेस मतलब रिएक्शन शो करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको हम स्ट्रेस के साथ रिलेट करते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा कि जो फोर्स होती है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स जो होती है अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स को हम एक्सटर्नल, हमेशा एक्सटर्नल याद रखिएगा। ठीक हो गया, एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स हो गया। इसी तरह जो हमारी स्ट्रेस होती है, स्ट्रेस का सिंबल यहाँ पे नहीं आ रहा, जो स्ट्रेस होती है ये बेसिकली होती है, हमें ये इसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट इंटरनल एरिया। ठीक है, और जो प्रेशर होता है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स
पर यूनिट एक्सटर्नल एरिया। ठीक है, जो प्रेशर होता है उसको एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एक्सटर्नल एरिया, और जो स्ट्रेस है इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट इंटरनल एरिया। इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना आपने, और इस ऑर्डर में कि फोर्स की वजह से बेसिकली सबसे पहला इफेक्ट स्ट्रेन होता है, फिर उसकी वजह से स्ट्रेस जो है ना वो अंदर रिएक्शन शो होता है। जब तक एट न्यूक्लियसेस आपस में दूर नहीं होंगे, एटम्स को कोई ज़रूरत नहीं होती रिएक्टिव फोर्स शो करने की। रिएक्टिव फोर्स नाम से ही शो हो रहा है कि कोई चेंजिंग आएगी तो रिएक्ट करेंगे, रिएक्टिव फोर्स। ठीक है, या रेजिस्टिव फोर्स, किस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे, उस कोई चेंज आएगी डिस्टेंस में तो ही वो रेजिस्ट करेंगे। ठीक है, उस रेजिस्ट को अपोज करना बेसिकली रेजिस्टिव या रिएक्टिव फोर्स बोला जाता है। ठीक है, तो जब तक कोई चेंज उसमें नहीं होगी तब तक वो कोई जोर नहीं लगा रहे होते। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तब तक उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ सकता जब तक वो उसकी इंटरनल फोर्स को ओवरकम नहीं कर लेते। एक स्टूडेंट ने इस तरह का कमेंट किया था कि उसके ख्याल में कि तब तक उसके न्यूक्लियस एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते थोड़ा सा, जब तक वो जो ना अप्लाइड फोर्स, वो इंटरनल फोर्स जो है ना उसकी न्यूक्लियस की, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिएक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो उसको ओवरकम नहीं कर लेती। ऐसी बात नहीं है, वो उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है रेजिस्टिव फोर्स की, वो ज़ीरो से लेके उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक वेरी करती है। जब वो एक ख़ास न्यूट्रल एनर्जी लेवल के डिस्टेंस पर होते हैं तब वो कोई रिएक्टिव फोर्स नहीं लगा रहे होते, तब वो कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगा रहे होते। जब उनको उनके डिस्टेंस को छेड़ा जाता है तब वो रिएक्टिव फोर्स लगाना शुरू करते हैं। अगर आप 10 न्यूटन के साथ फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज करते हैं, तो वो थोड़े से 10 न्यूटन की ही फोर्स लगा के उसको बैलेंस करते हैं। जब आप 50 न्यूटन की लगाते हैं तो वो फिर और उसको थोड़ा सा और अलोंगेट करते हैं तो वो 50 न्यूटन की फोर्स लगा के आपको बैलेंस आउट कर देते हैं। जब आप 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो 100 न्यूटन की फोर्स के साथ वो आपको बैलेंस कर देते हैं, थोड़ा सा मटेरियल एक्सटेंड हुआ होता है। लेकिन अगर आप जब 200 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं तो हो सकता है उसकी बॉन्डिंग टूट जाए और मटेरियल फेल हो जाए। ठीक है, तो जब वो बॉन्डिंग टूट जाए या परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए तो उस एरिया को प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और वो एरिया जहाँ से मटेरियल ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है उसको इलास्टिक रीजन बोलते हैं। ये इलास्टिक और प्लास्टिक, इसको हम डिटेल से बात करेंगे, इसमें परेशान होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको ये चीज़ को एक्सप्लेन करना था, और आगे हम अभी बात कर अपनी स्लाइड पे ना फर्दर बात करते हैं। तो एमएमटी के कोर्स कंटेंट्स, इसको ज़रा हम देखते हैं, और कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स पीएलओज को हम छोड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं और अपने कंटेंट्स को देखते हैं। क्लास रूल्स हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे ऑलरेडी। ये हमारे कोर्स कंटेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, इसका इंट्रोडक्शन हमने काफ़ी हद तक कर लिया है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये बेसिकली क्या होती है इसको देखेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स आपने इंजीनियरिंग मटेरियल में भी पढ़ी होंगी, और मैंने भी आपको असाइनमेंट दी थी तो उसमें आपने की हैं। मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस भी करें। ठीक है, और इसी तरह इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, एंड क्रीप, लीनियर इलास्टिसिटी, हुक्स लॉ एंड पॉइजन रेशो, shear stress and strain, allowable stresses and allowable loads, design of axial loads and direct shear, changes in lengths of axially loaded member। ये काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पे ना हमारे पास कंटेंट्स है, काफ़ी बड़ा कोर्स है और मेन कोर्स है बेसिकली डिज़ाइन का। मैं आपको सारे नाम पढ़ के बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊँ।
अच्छा, इसमें काफ़ी ज़्यादा कंटेंट्स हैं, जैसे अभी बात हम कर रहे हैं तो ये नाम से शायद आपको उस तरह भी अंदाज़ा ना हो, हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह करेंगे इसको। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना उसको ज़रा एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे हम अपने किसी टॉपिक पर आते हैं। अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स एंड देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, ये पहला जो है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हमने काफ़ी हद तक कुछ सीख लिया है कि मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की बेसिक्स जो है ना, इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मैं बेसिक्स पे भी बात नहीं करूँगा। इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक हमने देख लिया कि वो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और वो कैसे मतलब हमने फोर्सेस, कौन सी फोर्सेस देखनी है, अप्लाइड फोर्सेस, और उनके अफेक्ट्स बॉडीज़ के ऊपर, कौन सी बॉडीज़ के ऊपर देखनी है, डिफॉर्मेबल बॉडीज़ के ऊपर, और विद इन मटीरियल देखते हैं। और इफेक्ट्स कौन से होते हैं, सबसे पहला फैक्ट स्ट्रेन, और उसके बाद दूसरा फैक्ट वो जो कि रिएक्टिव की सेंस में आएगा, रिएक्टिव फोर्सेस या रेजिस्टिव फोर्सेस की सेंस में आएगा, जिनको हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इन दो इफेक्ट्स को हमने स्टडी करना है, अप्लाइड फोर्सेस एंड अफेक्ट्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये याद रखना है कि। और इसकी बेसिक्स यही है कि बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स जो है ना, वो ये चीज़ें हैं कि इनकी स्टडी को देखना है कि अप्लाइड फोर्सेस एंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ठीक हो गया। एंड देयर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखना, वो काफ़ी हद तक आपने असाइनमेंट बनाई थी, हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे उनको, ठीक है। सेकंड ऑब्जेक्टिव, कैलकुलेशंस ऑफ स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स इन मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इसके बाद पहले तो अंडरस्टैंडिंग थी उनके मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स की, बेसिक्स की। फिर उसके जो फैक्ट्स हैं ना, स्ट्रेसेस और स्ट्रेन फोर्सेस के अकॉर्डिंग कि कितनी स्ट्रेसेस आती हैं, कितनी स्ट्रेन आती हैं, उनकी कैलकुलेशंस को देखना है कि वो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। मुख्तलिफ रूटीन लाइफ की जो चीज़ें हैं ना, उनके अंदर स्ट्रेसेस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और स्ट्रेन्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि मटेरियल कितना एक्सपेंड होता है और उसका, और वो मटेरियल अंदर रिएक्ट कितना करता है स्ट्रेसेस, ठीक है। मैक्सिमम कोई कितना, बहुत सारे मटेरियल ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे मटेरियल जल्दी टूट जाते हैं, आपको पता है, ठीक। उनकी बॉन्डिंग जल्दी टूट जाती है। फिर तीसरे नंबर पे ऑब्जेक्टिव है सॉल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू बेंडिंग, टॉर्जन, टॉरियन या टॉर्शन भी बोलते हैं इसे, ठीक है, टॉरियन एंड डिफ्लेक्शन इन मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसके बाद कुछ जनरल प्रॉब्लम्स हैं रूटीन लाइफ के बेंडिंग की शक्ल में जो फेल होते हैं, इसी तरह टॉर्शन यानी कि ट्विस्टिंग के केस में जो सॉरी जो ट्विस्टिंग की शक्ल में फेल होते हैं, इसी तरह डिफ्लेक्शन इन मैकेनिकल स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी जगह मैकेनिकल स्ट्रक्चर में डिफ्लेक्शंस आती हैं किसी और रीजंस की वजह से, उनके रूटीन लाइफ के प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया, ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स है, उनकी बेसिक्स को समझना, उनकी कैलकुलेशन करना, और फिर सोल्यूशन, जनरल प्रॉब्लम्स जो है ना उनके सोल्यूशन की तरफ आना। अच्छा, इसका CLOs हो गए, और ये हमारा फर्स्ट वीक में जो हमने टारगेट रखा था करने का, जो कि प्रोलॉन्ग हो गया, सेकंड वीक में अब हम कर रहे हैं, तो ये कंटेंट्स हमारे पूरे हुए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं अपने कंटेंट्स की तरफ, कि हमारे पास कंटेंट्स हैं इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, फिर नॉर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेन वो बेसिकली क्या जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये बेसिकली टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस का टॉपिक है, ठीक है।
सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस पे बात करते हैं हम कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, फिर नॉर्मल स्ट्रेन पर आएंगे। नॉर्मल स्ट्रेस समझने से पहले जो है ना, हम नॉर्मल फोर्स को समझ लें। नॉर्मल फोर्स क्या होती है? नॉर्मल फोर्स बेसिकली ये होती है कि जब किसी बॉडी के सरफेस के नॉर्मल एंगल पर कोई फोर्स लगती है तो उसको नॉर्मल फोर्स बोला जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब किसी बॉडी, कोई आपके पास एक बॉडी है, उसकी सर उसकी सरफेस या फेस या प्लेन, ठीक है, कोई भी एक प्लेन है, ठीक है, तो उसके नॉर्मल एंगल पर, 90 के एंगल पर कोई फोर्स लगती है ना, ठीक है, तो इसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। एक, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स कहलाती है। और नॉर्मल फोर्स की वजह से इस मटेरियल की अलोंगेशन होगी कोई, ठीक है, ये मटेरियल, लेट्स सपोज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये इसकी सूरत हाल हो गई है, अलोंगेट हो गया, यानी कि इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गई है। इस फोर्स की वजह से इसमें एक स्ट्रेन आई है, क्योंकि ये फोर्स नॉर्मल थी, इस वजह से इसमें जो स्ट्रेन आएगी ये भी नॉर्मल स्ट्रेन कहलाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये लॉन्गेट होगी तो फ़ौरन ही इसके पार्टिकल्स अंदर रिएक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स अंदर रिएक्शन शो करना शुरू करेंगे तो डेट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिवाइडेड बाय पर यूनिट इंटरनल नॉर्मल एरिया, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है ना, वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट इंटरनल नॉर्मल एरिया होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉन अंदर जो रेजिस्टिव फोर्स आएगी इस स्ट्रेन की वजह से, इस एलोंगेशन की वजह से, उस स्ट्रेस को सिग्मा इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाएगा। ठीक हो गया, तो फोर्स की वजह से स्ट्रेन, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल स्ट्रेन, और नॉर्मल स्ट्रेन की वजह से इंटरनल नॉर्मल स्ट्रेस आएगी। ठीक हो गया, तो ये नॉर्मल फोर्स और नॉर्मल स्ट्रेन हमारी चीज़ें कुछ हो गई। नॉर्मल स्ट्रेस, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ये मैं बाद में आपको करवाऊँगा, आपने काफ़ी डिटेल से किया हुआ था, तो उसको, इस चीज़ को ना मैं पूरे लेक्चर में कवर करूँगा इंशाल्लाह। अभी इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी वगैरह जो है, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ होती है। अच्छा, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेन, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन की काफ़ी चीज़ें, बातें पता चल गई। अब हम ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम स्टार्ट करते हैं, वो कुछ इस तरह का कि फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास एक स्पेसिमन है, ठीक है, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये एक माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील इंजीनियरिंग, मैं सपोज करूँगा कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आपने ये जो स्टील की टाइप्स हैं कुछ वो पढ़ी होंगी लाजमी। ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन डायग्राम वगैरह, ये सारी इनसे आप गो थ्रू हुए हैं। तो अगर तो आप नहीं हुए या आपको इन चीज़ों का नहीं पता, तो काइंडली मुझे लाजमी ये फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं उसके मुताबिक चलूँ। तो अगर ये माइल्ड स्टील का आपके पास पीस है और इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं,
ठीक है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स की वजह से इसमें कोई लॉन्गेशन होगी, थोड़ा सा इसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज बढ़ गया, इस पे हमने लगाई थी 100 न्यूटन। ठीक है, 100 न्यूटन लगाई तो इसका ये साइज बढ़ गया। फर्दर अच्छा, इसमें 100 न्यूटन लगाई तो इसका साइज बढ़ा, तो इसमें कोई स्ट्रेन आ गई। ठीक है, अब स्ट्रेन की वजह से अंदर इसके रिएक्टिव फोर्सेस आएंगी, अंदर और स्ट्रेस जनरेट होगी। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, अगर हम 100 न्यूटन से ज़्यादा करेंगे तो स्ट्रेन और हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। 100 न्यूटन से ज़्यादा की स्ट्रेन और ज़्यादा हो गई, 100 न्यूटन से और मतलब 110 न्यूटन की, ठीक है, तो और ज़्यादा हो गई, 120 न्यूटन की और ज़्यादा हो गई, 150 न्यूटन की और ज़्यादा हो गई, 170 न्यूटन की, इस तरह सोन वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये एक ख़ास लीनियर रिलेशन, जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेस, अंदर रिएक्टिव फोर्सेस जो पार्टिकल का है वो भी ज़्यादा जोर लगाते जाएंगे। ठीक है, तो वो भी बढ़ते जाएंगे, तो ये भी याद रखिएगा। तो अभी हम अप्लाइड फोर्स जो हम लगा रहे हैं एक्सटर्नली, उसको निगलेक्ट, लेट्स सपोज उसको थोड़ा सा अज्यूम करते हैं कि वो लग तो रही है, लेकिन हम बिहेवियर देखते हैं कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ती है उसके बाद उसके नतीजे में पैदा होने वाला स्ट्रेस, उसके ऊपर इफेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन का आपस में एक ग्राफ बनाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि जब दो वैल्यूज़ के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट को कैसे सेट किया जाता है, हॉरिजॉन्टल पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा और वर्टिकल पे कौन सा कोऑर्डिनेट होगा। आप सोचिए, इनमें 10 सेकंड का पॉज है। हमेशा याद रखें कि जो इंडिपेंडेंट दो क्वांटिटीज़ में जो हमारे पास स्ट्रेस है और दूसरी स्ट्रेन है, ठीक है, इन दोनों क्वांटिटीज़ में जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल पर लेते हैं। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी इन दोनों में से कौन सी है, स्ट्रेस इंडिपेंडेंट है या स्ट्रेन, स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है। स्ट्रेस बेसिकली डिपेंडेंट है स्ट्रेन पर, और स्ट्रेन बेसिकली वो डिपेंड कर रही थी फोर्स पे, फोर्स यहाँ पर है नहीं है, तो इस वक्त हमारी स्ट्रेन इंडिपेंडेंट है और स्ट्रेस डिपेंडेंट है। ठीक है, स्ट्रेन होगी तो स्ट्रेस होगी। ठीक है, या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस होती है, तो ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये याद रखना है। तो हमारे पास इंडिपेंडेंट स्ट्रेन और वर्टिकल पर स्ट्रेस आ गई हमारे पास, और स्ट्रेस को हमने बात की हुई है, मैं बल्कि ये थोड़ा सा रिपीट कर दूं ताकि आप परेशान ना हो, कि स्ट्रेस को हमने कहा था कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट इंटरनल नॉर्मल एरिया, अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बेसिकली पास्कल कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये पास्कल में हम स्ट्रेस को हमेशा पास्कल या बड़े यूनिट मेगा पास्कल में डील करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज MPa ही है मेगा पास्कल। ठीक है, तो और स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा, कोई यूनिट नहीं, क्योंकि ये रेशो है सेम क्वांटिटीज़ की, तो इसका यूनिट कोई भी नहीं होता। ठीक है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ है चेंज इन लेंथ और नीचे ओरिजिनल लेंथ है, तो दोनों वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसका यूनिट कोई भी नहीं होता। ठीक है, इसका पास्कल या मेगा पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इन चीज़ों को आपने याद रखना। तो हमने अभी ये बात की थी कि लेट्स सपोज
हम एक बार के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्ट्रेन ज़्यादा होती जा रही है और स्ट्रेस जो है ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, अभी हम ये बात करते हैं कि स्ट्रेन जैसे जैसे बढ़ेगी स्ट्रेस भी उसमें बढ़ती जा रही थी, ऐसा ही था ना। हम यानी कि हमारे पास एक ट्रेंड आएगा कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ती जा रही है स्ट्रेस भी इसमें बढ़ती जा रही है, लीनियर इफेक्ट इसमें आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद एक ख़ास पॉइंट आएगा। ठीक है, मतलब ये लीनियरली बढ़ेगी और इसके दौरान मतलब ये स्ट्रेन हो गई, इसमें स्ट्रेस ज़्यादा हो गई, फिर स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेस ज़्यादा हो गई, फिर स्ट्रेन हो गई, स्ट्रेस ज़्यादा हो गई। जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ती जा रही है स्ट्रेस भी बढ़ती जा रही है लीनियरली। इसके दरमियान में कहीं पे भी अगर हम अप्लाइड फोर्स को छोड़ दें, यानी कि अगर हम हाथों से इसको खींच रहे हैं या मशीन से खींच रहे हैं, तो अगर हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दें तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाएगा। ये याद रखना है। स्ट्रेन अगर इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेन इसकी ये वैल्यू है ना, ठीक है, तो अगर हम इसकी अप्लाइड फोर्स को छोड़ दें तो ये स्ट्रेन फिर ज़ीरो पे आ जाएगी। अभी स्ट्रेन ओरिजिनल हाथों में ज़ीरो है, ठीक है, तो ये स्ट्रेन ज़ीरो पर आ जाएगी और स्ट्रेस भी ज़ीरो हो जाएगी। यानी कि कोई मटेरियल का कोई जो होगा ना वो रिएक्शन नहीं होगा इंटरनल। ठीक है, दोनों वैल्यूज ज़ीरो पर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि एक ख़ास लिमिट तक बेसिकली ये ट्रेंड चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद उसमें परमानेंटली चेंजिंग आ जाती है कि आप मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी स्प्रिंग को आप ज़्यादा खींचे ना, तो अक्सर तो ऐसे होता है स्प्रिंग को अगर आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है। लेकिन अक्सर मटीरियल स्प्रिंग को जब छोड़ते हैं ज़्यादा खींच के, बहुत ज़्यादा खींच लेते हैं ना, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, उसमें स्ट्रेन ज़्यादा आ जाती है, तो उसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग परमानेंटली इस तरह डिफॉर्म हो गया होता है, उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि अब मटेरियल जो है वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला गया है। अब अगर मटेरियल को पर से ओरिजिनल अप्लाइड फोर्स रिमूव की जाए तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस नहीं आता। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ तक वो पॉइंट जहाँ तक मटेरियल अपनी ओरिजिनल शक्ल में वापस आ जाता है, स्ट्रेन ख़त्म हो जाती है, स्ट्रेस ख़त्म हो जाती है, उस लिमिट को हम प्रोपोर्शनल लिमिट या इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, बल्कि हम इलास्टिक लिमिट की बात करते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट पहले आती है, उसके बाद थोड़ा सा ग्राफ जो है ना वो हल्का सा कर्व में आता है और ये बेसिकली इलास्टिक लिमिट होती है। एक पहला पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट प्रोपोर्शनल लिमिट PL। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट वो पॉइंट जहाँ तक ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, यानी कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। स्ट्रेन और स्ट्रेस का आपस का लीनियर रिलेशन होता है और ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहता है। इसके बाद भी थोड़ी सी देर ऐसी होती है कि वो प्रोपोर्शनैलिटी तो कायम नहीं रहती, लेकिन वहाँ पर भी अगर हम अप्लाइड फोर्स को छोड़ दें ना ये इलास्टिक लिमिट वाले पॉइंट पर, तो भी मटेरियल अपनी ओरिजिनल शक्ल में तकरीबन वापस आ जाता है। इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट। इसके बाद इस लिमिट के ख़त्म होने के बाद, इस इलास्टिक लिमिट के ख़त्म होने के बाद एक जो है ना फर्दर अगर हम फोर्स बढ़ा लगा के इसको मज़ीद बड़ा करने की कोशिश करें तो मतलब ये फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आ जाए, ठीक है, तो फिर इसको अब अगर हम छोड़ेंगे तो मटेरियल ओरिजिनल शक्ल में नहीं तकरीबन ऐसे वापस आएगा और इसमें परमानेंटली इतनी स्ट्रेन रहेगी। स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगी जब आप छोड़ेंगे, लेकिन स्ट्रेन इतनी यानी कि परमानेंटली थोड़ा सा डिफॉर्म हुआ होता है। इस जगह पर अगर इसको छोड़ा जाए तो हो सकता है वो इस शक्ल में वापस आए, थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट के बाद जो लिमिट बनेगी ना वो बेसिकली सारा रीजन, ठीक है,
वो सारे का सारा रीजन जो होता है ना वो प्लास्टिक रीजन कहलाता है। तो ये प्लास्टिक रीजन कहलाएगा। ये सारा इस तरह मटेरियल की ना जनरली माइल्ड स्टील की ये कर्व बनती है। ठीक है। तो इसी तरह इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद एक पॉइंट आता है जिसको हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं, YP यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। अपर यील्ड पॉइंट इसे बोलते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जिसके इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स कोई ख़ास ना भी लगाएं, थोड़ी सी फोर्स लगाएं, तो हमें बड़ी प्रोमिनेंटली जो है ना वो मिलती है, स्ट्रेन देखने को मिलती है। ठीक है। इस पॉइंट के बाद स्ट्रेन बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। आपने अगर अपनी केमिस्ट्री के लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया है ना, तो एक ग्लास ट्यूब को अगर आप फ्लेम के ऊपर रखें, वो थोड़ा सा जोर लगा के रखें, तो वो शुरू में उसकी इलोंगेशन नहीं हो रही होती, लेकिन एक ख़ास जब हीट आप उसको दे देते हैं, एक ख़ास हीट फोर्स लगती है, थर्मल फोर्स लगती है, तो वो इस पॉइंट पे, यील्ड पॉइंट पे जब पहुंचती है, तो आप हल्के से हाथ आपने रखा होता है, लेकिन वो ग्लास ट्यूब जो है ना मेल्ट होकर बड़ी तेज़ी से लंबी हो जाती है। ठीक है। आप घर में भी किसी भी ग्लास ट्यूब बारीक सी लें, उसको फ्लेम के ऊपर रखें, मोमबत्ती वगैरह के ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए रखें और पकड़ के रखें, थोड़ा सा खींच के रखें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट होगी ना, तो वो फ़ौरन बड़ी तेज़ी से इस रीजन में ना वो करेगी, अलोंगेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रीजन को बेसिकली इस पॉइंट के बाद तेज़ी से यील्डिंग होने को, यील्डिंग मतलब मटेरियल के फैलने को या मटेरियल के अलोंगेट होने को, इसको बेसिकली हम यील्डिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यील्डिंग बड़ी तेज़ी से जो होती है, उस जहाँ से स्टार्ट होती है ना, प्रोमिनेंटली शो होती है, उसको यील्ड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर किसी भी जगह पर अगर हम अपनी ओरिजिनल अप्लाइड फोर्स को रिमूव करें, तो वो मटेरियल कभी भी ओरिजिनल अपनी इस शक्ल में नहीं आ पाता। वो इस शक्ल में होगा, इस शक्ल में होगा, या इस शक्ल में होगा। डिपेंड करता है कि आपने उस मटेरियल को कितना खींचा या स्प्रिंग को कितना खींच दिया था। ठीक है। तो वो उस शक्ल उस लिहाज से जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इधर से छोड़ेंगे तो इतनी परमानेंट स्ट्रेन उसमें होगी, इधर छोड़ेंगे तो इसमें इतनी स्ट्रेन होगी। ठीक है। इधर छोड़ेंगे तो इसमें इसमें इतनी स्ट्रेन होगी। ठीक है। ये परमानेंट स्ट्रेन इसमें रहेंगी। तो ये बेसिकली इलास्टिक रीजन है, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है। और ये वाला रीजन जो है ये प्लास्टिक रीजन है सारा। ठीक है। ये आगे एक दो पॉइंट्स आते हैं, उनको हम डिस्कस बाद में करते हैं। अभी ज़हन में रखें कि ये जो इलास्टिक लिमिट तक रीजन है, ये बेसिकली इलास्टिक रीजन, और ये जो रेड वाला सर्कल किया ये प्लास्टिक रीजन। ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को अपने आपने फॉर द टाइम याद रखें, बाकी इंशाल्लाह आगे बात करते हैं अगले लेक्चर में।